तो ये था बेटा कि जब भी आपको आयन की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, इट मीन्स कि यू हैव टू आइदर ऐड द इलेक्ट्रॉन और lose the electron, and that addition or removal of electron will be occur from outermost or last subcell of the configuration. अगर लास्ट सबसेल में इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट नंबर में नहीं है तो आप सेकेंड लास्ट को यूज करोगे, जैसे हमने क्रोमियम के केस में देखा। अब देखो आयन की कॉन्फ़िगरेशन पर भी कई बार अलग तरह से क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको ले रहा हूं, ध्यान से क्वेश्चन इस पढ़ो बेटा। ये क्वेश्चन है कि नेम द ट्राई पॉजिटिव आयन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन। ध्यान देना बेटा, नेम द ट्राई पॉजिटिव आयन। एक ट्राई पॉजिटिव आयन है, अननोन है कि किस एलिमेंट का है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन आपको दे रखी है ये। अब हमें उस आयन का पता करना है तो वो आयन किस एलिमेंट का है। ट्राई पॉजिटिव आयन का मतलब क्या हुआ? ट्राई पॉजिटिव का आयन का मीनिंग ये हुआ कि जिसके ऊपर 3 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। अगर एक यूनिट होता है तो उसको हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। अगर 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है तो दैट इज कॉल्ड डाई पॉजिटिव आयन। सो ट्राई पॉजिटिव आयन मीन्स कि आपके आयन के ऊपर +3 यूनिट का चार्ज है। और +3 का मतलब क्या हुआ कि आपके एलिमेंट ने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किए। तो ये आपके आयन की कॉन्फ़िगरेशन। आयन की कॉन्फ़िगरेशन से हमें आयन का सिंबल पता करना है तो वह किस एलिमेंट का आयन। ठीक है, अब ये हम कैसे पता करेंगे? देखो एलिमेंट की आइडेंटिफिकेशन जो होती है वो एटॉमिक नंबर से होती है। एटॉमिक नंबर जो होता है वो एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होता है किसी भी एलिमेंट के एटम के लिए। तो आयन तो एटम से ही बना है, तो हमें बेसिकली सबसे पहले एटॉमिक नंबर फाइंड करना होगा। तो +3 का मतलब कि 3 इलेक्ट्रॉन हैज बीन लूज्ड। अब पहले ये देखो कि यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आपके आयंस में प्रेजेंट है। 2 + 2 + 6, 10 + 2 12, 6 18 एंड 5 18 5 23। आपके आयंस में यहाँ पर जो प्रेजेंट है वो 23 इलेक्ट्रॉन्स है। मैं एक बार यहाँ पर लिख लेता हूँ जो हमें पता करना है। दिस इज 1s2 2s2 2p6। ये +3 आयन की कॉन्फ़िगरेशन है। 3s2 3p6 एंड 3d5। आयंस में आपके यहां से यहां तक टोटल 18 इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन बना है 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करके। इट मींस कि एटॉमिक नंबर आपका क्या हो जाएगा, आपने जितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं वो ऐड कर दो इसमें। ये 18 कितना हुआ बेटा? 23 हुआ ना? 18 नहीं हो रहे, 23 करके 23 हुआ। हाँ 23 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी बेटा। तो 23 में आप +3 कर दो क्योंकि पॉजिटिव का मतलब लॉस से बना है। तो ये आपका क्या बन जाता है? 26। अब 26 किस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है? आयरन का। इसका मतलब कि ये जो ट्राई पॉजिटिव आयन है वो आयरन से बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब कि आयन का प्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे? आपको याद होगा आयन के प्रेजेंटेशन के लिए हम क्या करते हैं कि एलिमेंट के सिंबल में राइट हैंड साइड में टॉप साइड में हम चार्ज मेंशन कर देते हैं। तो ये आपका आयन है। क्वेश्चन समझ में आया बेटा? यहाँ पर एक आयन की कॉन्फ़िगरेशन दी हुई थी और आयन को आइडेंटिफाई करना था। तो आपको पहले कॉन्फ़िगरेशन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाले आपने, ठीक है। और ये अगर पॉजिटिव आयन है तो जितना यूनिट पॉजिटिव चार्ज है वो उसमें ऐड कर दो। और अब देखो कि ये एटॉमिक नंबर किस एलिमेंट का बन रहा है, तो उस एलिमेंट के थ्रू अब आयन का प्रेजेंटेशन कर दो। अगर पॉजिटिव आयन है तो +3, नेगेटिव होता है तो माइनस का यहाँ साइन देते। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर किए जाते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट हम यहाँ पर रूल सीखने वाले हैं और ये कॉन्फ़िगरेशन लिखने का थर्ड प्रिंसिपल है और इस प्रिंसिपल का नाम है हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये आपका थर्ड रूल है फॉर राइटिंग द कॉन्फ़िगरेशन। आपने कहा कि कॉन्फ़िगरेशन तो हमने सीख लिया, फिर ये कहां से रूल आ गए? बेटा मैंने बताया था कि कॉन्फ़िगरेशन हम दो तरह से लिखते हैं, सबसेल वाइज एंड ऑर्बिटल वाइज। अभी तक आपने जो कॉन्फ़िगरेशन लिखा है वह सबसेल वाइज लिखा है, पर कई बार ऐसा होता है कि आपको ऑर्बिटल वाइज कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होती है। तो आपको पता है कि एक सबसेल में एक से ज्यादा ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, एस को छोड़कर।
अदर जितने भी सबसेल हैं दे हैव मोर देन वन ऑर्बिटल, तो उस केस में ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, उसके लिए हंट्स रूल यूज होता है। ठीक है, सपोज करो अगर हम पी सबसेल लेते हैं किसी भी एनर्जी सेल का, अब पी में कितने ऑर्बिटल हैं, 3 ऑर्बिटल हैं। ऑर्बिटल हमें कैसे पता लगता है, जब एल से एम वैल्यू डिराइव की जाती है। पी के लिए एल वैल्यू 1 है और एल 1 के लिए एम की 3 वैल्यूज बनती है, -1 0 +1, सो ईच वैल्यू ऑफ एम डिफाइन ए ऑर्बिटल। तो अगर एम की 3 वैल्यू है इट मींस कि पी में आपके 3 ऑर्बिटल्स होंगे। अब क्या होता है कि एक सबसेल के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो सेम एनर्जी के होते हैं, यानी ऑल ऑर्बिटल विच आर बिलोंगिंग टू सेम सबसेल हैव द सेम एनर्जी, और इनको कहा जाता है डीजेनरेट ऑर्बिटल। तो यहां पर ये भी एक आता है वर्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। अब डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं कि दिस आर द ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी, equal energy. So all orbitals which have the same energy or equal energy are called degenerate orbital. And normally where these orbitals are found, these orbitals are found in the same subshell. It means कि orbitals belonging to same subshell are degenerate, और कहीं नहीं मिलेंगे। जो सेम सबसेल के अंदर ऑर्बिटल होंगे वही डिजेनरेट होंगे। जैसे मान लो कि अगर आप 2p लेते हो तो 2p में 3 ऑर्बिटल हुए, 2px, 2py, 2pz। अब इन तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल है, तो ये आपके डीजेनरेट हुए। अब जैसे उसी तरह 3p अगर हम लेते हैं तो 3p में भी 3 ऑर्बिटल होंगे, 3px, 3py, 3pz। अब अगेन ये तीनों ऑर्बिटल इक्वल एनर्जी के होंगे, सो दे आर द डीजेनरेट। लेकिन यहाँ पर अगर आप रिलेशन बनाओ कि अगर हम 2px लें और 3px, क्या ये डीजेनरेट होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि ये दोनों ऑर्बिटल अलग अलग पी सबसेल को बिलोंग कर रहा है, एक 2p को एक 3p को, तो ये आपस में इक्वल नहीं होंगे, तो ये आपके डीजेनरेट नहीं होंगे। डीजेनरेट ऑर्बिटल ऑलवेज सेम सबसेल के अंदर बिलोंग करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पी ऑर्बिटल्स जितने भी होंगे वो सभी डीजेनरेट होंगे, सिर्फ वही पी ऑर्बिटल डीजेनरेट होंगे जो सेम सबसेल को बिलोंग करेंगे। अब जैसे px लो तो 2px, 2py, 2pz के साथ डीजेनरेट हो सकता है, बट ये 3px के साथ डीजेनरेट नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों अलग अलग सबसेल को बिलोंग कर रहे हैं, तो इसलिए ये आपस में इक्वल नहीं होंगे। क्लियर है बेटा? तो एक्चुअल में हंट्स रूल डील करता है कि हाउ वी फिल द इलेक्ट्रॉन इन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। जैसे मान लो कि अगर हमारे पास 2p में इलेक्ट्रॉन फिल करने के, और लेट मान लो कि 2p में आपको 4 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, क्योंकि अभी आप सबसेल में फिल कर रहे थे तो आप टोटल वैल्यू ले रहे थे कि भाई 2p में 3 ऑर्बिटल है, सो मैक्सिमम इट कंटेन्स 6 इलेक्ट्रॉन, बट ये 6 इलेक्ट्रॉन इन तीनों p ऑर्बिटल में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? दैट इज डील विद द हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब देखो कैसे करना है, मान लो 2p ले रहे हैं। अब यहाँ पर देखो ऑर्बिटल को हम डायग्राम के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्क्वायर ब्लॉक से। तो डीजेनरेट ऑर्बिटल जो होते हैं वो कंटिन्यूअस स्क्वायर ब्लॉक से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। जैसे 2p में इस तरह से 3 कंटिन्यूअस ब्लॉक बना लो, तो ये 2p के 3 ऑर्बिटल्स हो गए, 2px, 2py, 2pz। अब मान लो 2p 4 है, इसका मतलब 2p में 4 इलेक्ट्रॉन जो फिल हुए वो कैसे फिल होंगे? एक तरीका है कि पहले फर्स्ट ऑर्बिटल को फुल्ली फिल करो। एक ऑर्बिटल में जब आप इलेक्ट्रॉन फिल करते हो 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों अपोजिट स्पिन में होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को डिनोट कैसे किया जाता है? ये देखो हाफ एरो से, एक अप हाफ एरो, एक डाउन हाफ एरो, ये प्रेजेंटेशन होता है इलेक्ट्रॉन का। तो आपने 2 इलेक्ट्रॉन इस फर्स्ट p ऑर्बिटल में फिल किया और रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट ऑर्बिटल में फिल किए। एक तरीका ये है कि हर ऑर्बिटल को फुल्ली फिल करते हुए जाओ, जब एक ऑर्बिटल फिल हो जाए तब अगले ऑर्बिटल में फिल करो। दूसरा तरीका एक ऐसे, यहां पर देखो, यहां पर क्या किया हमने, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सभी में फिल किए और विथ सेम स्पिन।
अभी में हमारे पास एक बच गया, जब एक बच गया तब हमने पेयरिंग की एक पर ऑर्बिटल में। अब एक थर्ड मेथड देखो, यहां पर हमने जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग की विथ अपोजिट स्पिन, यानी एक में प्लस, दूसरे में माइनस, फिर प्लस, फिर एक में माइनस कर दिया। अब इन तीनों कॉन्फ़िगरेशन में आप टोटल स्पिन काउंट करो। स्पिन आपको पता ही है, यहां पर अगर हम मान लेते हैं कि ये जो है प्लस हाफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये माइनस हाफ को। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर टोटल स्पिन 0, यहाँ पर भी टोटल स्पिन 0, नेट स्पिन यहाँ पर 0 आया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर टोटल स्पिन 0 आएगा, यहाँ पर ये दोनों अप एरो हैं, सो दिस इज प्लस हाफ, दिस इज प्लस हाफ। यहाँ पर टोटल स्पिन आपका 1 आएगा, +1। यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर ये 0 हो गया क्योंकि एक प्लस हाफ एक माइनस हाफ कैंसिल, ये आपका माइनस हाफ, और ये अप है तो ये प्लस हाफ। यहाँ भी आपका नेट स्पिन 0 आ गया। यस बेटा, क्लियर है? यस सर। अब ये देखो 2p4 की कॉन्फ़िगरेशन ऑर्बिटल वाइज हमने ये 3 तरीके सीखे। अब मुझे जरा सोच के बताओ कि इन तीनों में टोटल स्पिन सबसे हाईएस्ट या सबसे ज्यादा कहां पर है? फर्स्ट वाले में या सेकंड वाले में या थर्ड वाले में? टोटल स्पिन सेकंड वाले में है ना, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड कॉन्फ़िगरेशन में आपका टोटल स्पिन 0 आ रहा है और सेकंड में +1 आ रहा है। तो इन तीनों डिस्ट्रीब्यूशन में सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन इज गिविंग यू मैक्सिमम स्पिन। अब देखो, कॉन्फ़िगरेशन जब लिखा जाता है ऑर्बिटल वाइज, तो हमारी कोशिश ये होती है कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन वैल्यू मैक्सिमाइज हो, यानी डिस्ट्रीब्यूशन आप ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का इस तरीके से करो कि जो टोटल स्पिन जनरेट हो सबसेट से, दैट विल गेटिंग द मैक्सिमम वैल्यू, यानी जो पॉसिबल हो सके। तो सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन हमें मैक्सिमाइज करने का मेथड दिया, और सेकंड मेथड में हमने कैसे किया था कि हमने एक एक इलेक्ट्रॉन विद द सेम स्पिन पहले ऑल अवेलेबल ऑर्बिटल को फिल किया, उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन बच गए तो हमने पेयरिंग की। और यही होता है हंट्स रूल। हंट्स रूल के स्टेटमेंट यही है कि पेयरिंग तब तक नहीं स्टार्ट होगी जब तक कि सारे ऑर्बिटल एक एक इलेक्ट्रॉन से फिल ना हो जाए विथ सेम स्पिन। यहाँ पर भी आपने एक एक इलेक्ट्रॉन फिल किया, बट आपने अलग अलग स्पिन लगाए, अलग अलग नहीं, सेम स्पिन के साथ। तो अब यहाँ पर स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूं कि इन केस ऑफ, ये स्टेटमेंट है हंट्स रूल की, कि इन केस ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन does not occur until each orbital have a single electron with same spin। ये जरूर आप मेंशन करना, with same spin। तो ये स्टेटमेंट है बेटा हंट्स रूल का, और ये स्टेटमेंट इस कॉन्फ़िगरेशन को देख के बनाए गए कि अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से करते हैं तो आपका स्पिन वैल्यू जो होती है वह सबसेल की मैक्सिमाइज होती है। तो इसी को स्टेटमेंट फॉर्म में दिया गया कि अगर आप डीजेनरेट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का फिलिंग कर रहे हो या डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, तो आप उन ऑर्बिटल्स में पेयरिंग तब तक नहीं स्टार्ट करोगे जब तक कि सभी ऑर्बिटल में एटलीस्ट एक एक इलेक्ट्रॉन फिल नहीं हो रहा है विद द सेम स्पिन। अगर मान लो कि p3 होता है तो इसका मतलब ये पेयर्ड नहीं होता, एक एक इलेक्ट्रॉन इन तीनों में जाते। तो पहले जितने भी अवेलेबल ऑर्बिटल है पहले आप उनको सिंगली ऑक्यूपाइड कराओ विद द इलेक्ट्रॉन ऑफ सेम स्पिन, उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग बचते हैं तो फिर आप पेयरिंग करो। क्लियर है बेटा? स्टेटमेंट क्लियर है या किसी को Yes, डाउट sir. है इसमें? अब आ जाओ एक और एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे केस आएंगे जहां पर आपको ऑर्बिटल वाइज कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा। जैसे मान लो हमारे पास 3d6 की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है।
अब आपको देखो पता है कि डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो वी हैव द 5 consecutive blocks which are representing 5 d orbitals. ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अब आपको टोटल 6 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। हंटर रूल फॉलो करोगे, पहले अवेलेबल ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड होंगे विद द सेम स्पिन, यानी एक डायरेक्शन में ये एरो आना चाहिए। अभी भी एक इलेक्ट्रॉन आपका बच गया। जब सारे सिंगली ऑक्यूपाइड हो जाएंगे उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी विथ अपोजिट स्पिन। तो यहाँ एक ही ऑर्बिटल पेयर्ड होगा, बाकी नहीं पेयर्ड होंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपके फिनिश हो गए। तो इस तरीके से ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। हालांकि 99% times you are writing the configuration subcell wise, but sometime you have to write the configuration orbital wise. So then we use the Hunter rule of maximum multiplicity. ठीक है, अब जैसे कहां पर इसकी जरूरत पड़ेगी, अब देखो एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। एक क्वेश्चन ये दिया गया है कि फाइंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड कौन से होते हैं, ये जैसे यहां पर देख रहे हो, ये सिंगल सिंगल जो है यही अनपेयर्ड है, और जिसमें 2 आ गया मतलब वो पेयर्ड है। तो फाइंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन सल्फर, कुछ भी हो सकता है, बट मैं सल्फर का एग्जांपल ले रहा हूं। एटॉमिक नंबर 16। आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर बताना है। ठीक है, देखो सबसे पहले सल्फर की कॉन्फ़िगरेशन लिखो आप सबसेल वाइज, जो कि नॉर्मली या जनरली आप लिखते हो। दिस इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। अब देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको कहां मिलेंगे, जहां आप लास्ट फिलिंग कर रहे हो, यानी जिस सब सेल में आप लास्ट इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर रहे हो आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वहीं मिलेंगे। उसके पहले के सभी सब सेल फुल्ली फिल्ड होंगे, यानी वहां पर अनपेयर्ड नहीं मिलेंगे। तो हमने लास्ट फिलिंग कहां पर की है, 3p में। तो इट मींस कि 3p में ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो आप सिर्फ 3p का कॉन्फ़िगरेशन लिखो ऑर्बिटल वाइज, बाकी का लिखने की जरूरत नहीं है। जहां पर आपने लास्ट फिलिंग की है सिर्फ उसी की ऑर्बिटल वाइज कॉन्फ़िगरेशन बनाओ। तो 3p4 p है, तो इट मींस कि वी हैव द 3 ऑर्बिटल। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव ब्लॉक आपने लिए इस तरह से। अब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करोगे, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन में, फिर अभी भी एक है तो एक पेयर्ड हो जाएगा ऑर्बिटल। अब देखो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन इसमें पेयर नहीं है, तो देयरफॉर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जांपल ले रहे हैं। एक और एग्जांपल हम ले रहे हैं क्रोमियम का। बेटा ये एग्जांपल क्लियर हुआ आपको? सर हाँ बोलो बेटा। सर ये 2 अनपेयर्ड क्यों रखा हमने, इसमें दो इलेक्ट्रॉन को वो क्यों नहीं डाला? मुझे बताओ 3p4 है, तो ये तो सबसेल वाइज कॉन्फ़िगरेशन लिखा हमने, ये 3p यस सबसेल है सर। ना। अब इसको ऑर्बिटल में जब आप डिवाइड करोगे तो 3p में 3 ऑर्बिटल है। अब इन 3 ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन आप किससे करोगे, हंटर रूल से। तो हंटर रूल क्या कहता है कि पहले अवेलेबल ऑर्बिटल को सिंगली ऑक्यूपाइड करो। तो पहले एक इसमें डाला, एक इसमें डाला, एक इसमें डाला। अभी भी हमारे पास जब सिंगली ऑक्यूपाइड सारे हो जाए उसके बाद पेयरिंग होगी। तो एक एक पहले सब में फिल कर दिया। अब एक इलेक्ट्रॉन अभी भी रिमेनिंग है, तो इसका मतलब एक ही ऑर्बिटल पेयर्ड हो, बाकी 2 पेयर नहीं होंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही नहीं है आपके पास। क्लियर है? सेम हाँ जी इसी सर, तरह समझ से गया। फाइंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन क्रोमियम, एटॉमिक नंबर 24 या क्रोमियम 24। और मैं एक दूसरा एग्जांपल भी ले रहा हूं, स्कैंडियम या टाइटेनियम, एटॉमिक नंबर 22। इन दोनों में मुझे फाइंड करना है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर। क्रोमियम से पहले मैं टाइटेनियम का डिस्कस कर रहा हूं। टाइटेनियम में कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखोगे, so this is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d
कि फिलिंग आफ्टर 4s होगी, तो 4s में 2 डाला, 20 पूरा हुआ, इट मींस कि रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन 3d में है। मैंने क्यों लिया? ताकि आपको क्रोमियम को अंडरस्टैंड करने में आसानी हो जाए। देखो, जिनमें 3d फिल होता है वहां पर 4s भी अपीयर होता है, और 4s आउटर मस्ट है। ऐसा नहीं है कि अनपेयर्ड निकालने के लिए आपको आउटर मस्ट सेल की जरूरत है। यहाँ पर मैंने क्या बताया कि आपको देखना है कि आपने लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल किया है, कौन से सबसेल में। आपने लास्ट इलेक्ट्रॉन 3d में फिल किया, 4s में नहीं, तो आप 3d की ऑर्बिटल वाइज कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे, क्योंकि 4s 2 है, s में एक ऑर्बिटल होता है, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब वो फुल्ली फिल्ड है। तो यहाँ पर लास्ट फिलिंग हमने 3d में की है, तो यहाँ 3d की ऑर्बिटल वाइज कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे। अब देखो, d में 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो 5 कॉन्जिक्यूटिव ब्लॉक आपने लिया, 1 2 3 4 5। ये किसके लिए? 3d के लिए। 3d में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऑलवेज सिंगली ऑक्यूपाइड होंगे। तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना हो जाएगा? 2। क्लियर है बेटा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 होंगे। तो जब भी आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है, कॉन्फ़िगरेशन में आप ये देखो कि आपने लास्ट कहां पर फिलिंग की। जिस सबसेल में आपने लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल किए, उसकी ऑर्बिटल वाइज कॉन्फ़िगरेशन बना। टाइटेनियम में हमने लास्ट इलेक्ट्रॉन 3d में फिल किया, तो मैंने 3d का कॉन्फ़िगरेशन लिया, ठीक है। और इसकी कॉन्फ़िगरेशन से मुझे पता चला कि यहाँ पर 2 अनपेयर्ड है। अब आ जाओ क्रोमियम में। क्रोमियम में कॉन्फ़िगरेशन 24 है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d अभी ब्लैंक छोड़ा, 4s2 3d4, बट एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया, 3d5 4s1। हालांकि यहां हमने लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल किया 3d में, ध्यान से देखना। तो हम 3d की ऑर्बिटल वाइज कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे, जो मैंने आपको रूल बताया। तो ये 5 कॉन्जिक्यूटिव ब्लॉक लोगे आप 3d के, और उसमें 5 इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, तो 5 ऑर्बिटल विल गेट single electron. So all 5 electron of 3d are unpaired. So you are going to write the answer ki number of unpaired electron is 5. Am I right? Yes, sir. Yes बच्चों, बट ये आंसर मेरा गलत है। क्यों? अनपेयर्ड यहाँ 5 नहीं है। देखो, आपने D5 कैसे बनाया? 4s से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया, जो क्योंकि पहले तो 4s 2 था। अब यहाँ पर 1 क्यों लिखा गया? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन s का शिफ्ट हुआ है 3d में, तो ये s भी आपका हाफ फिल्ड हो गया है, मतलब s में भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर s में जो था वह 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो ये अनपेयर्ड में नहीं आएगा। पर यहाँ पर जहां पर 3d और 4s आ रहे हैं, तो वहां ये ध्यान रखो कि अगर 4s 1 है, तो इट मींस कि 4s भी वहां पर अनपेयर्ड है, तो उस केस में उसके भी इलेक्ट्रॉन को काउंट किया जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन 5 + 1 6 होंगे अनपेयर्ड, 5 नहीं होगा। क्लियर है बेटा? सर ये वाला पॉइंट एक बार वापस बता दीजिए। देखो, मैंने आपको बताया कि जब भी मुझे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर निकालना है, तो मैं कॉन्फ़िगरेशन में उस सब सेल को कैच करूंगा जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन मैंने फिल किया। तो यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन मैंने 3d में फिल किया, तो मैंने 3d का ऑर्बिटल वाइज कॉन्फ़िगरेशन बनाया, और इसमें 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड मुझे दिखे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि आप जब 3d और 4s लेते हो, तो इसमें 4s का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है। समटाइम 4s से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है 3d में, और ये कब होता है? जब d में 4 या 9 की कॉन्फ़िगरेशन आती है। चूंकि क्रोमियम उसी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कवर होता है, क्योंकि इसके एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन में D4 है, क्योंकि 3p6 के बाद 4s2 होगा, तो यहाँ 20 होगा, और रिमेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन 3d में जाएंगे। पर चूंकि स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए ऐसे केस में s का एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर दिया जाता है 3d में, तो इस केस में s भी आपका अनपेयर्ड हो जाता है, पेयर्ड नहीं रहता है, तो इसलिए s को भी काउंट करना पड़ेगा। बाकी केस में क्या होता है कि अगर शिफ्टिंग नहीं हो रही है, तो जहां आपने लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल किया है वहीं पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको मिलेगा। बट ऐसे केस में जहां पर कोई इलेक्ट्रॉन आगे की सबसेल से प्रीवियस सेल में शिफ्ट हो रहा है, तो उस केस में आगे वाली सेल को भी देखना पड़ेगा कि कहीं उसमें भी अनपेयर्ड तो नहीं है, जैसे यहाँ पर। क्लियर है बेटा? यहाँ पर मुझे जरूरत नहीं थी, क्योंकि 4s यहाँ 2 था, पर ये 1 होने का मतलब ये भी अनपेयर्ड है, इसलिए यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में
डी के साथ साथ एस भी काउंट होगा। अब बाकी कहोगे क्यों नहीं काउंट करें, क्योंकि बाकी देखो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग फुल्ली फिल्ड है, तो वहां अनपेयर्ड हो ही नहीं सकते, तो इसलिए बाकी की कॉन्फ़िगरेशन ऑर्बिटल वाइज लिखने की जरूरत ही नहीं। क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। अच्छा चलो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, क्विकली रिस्पॉन्ड करना है। इसी क्रोमियम के कॉन्फ़िगरेशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? टोटल जो है पी इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बताना है। कितने पी इलेक्ट्रॉन्स हैं? सर 12। कई बार आ जाता है, हाँ पी का मतलब सारे पी, तो आपका 2p हो गया और 3p हो गया, और दोनों में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने फिल हुए? सर 12। 12। अगर इसी तरह से टोटल s इलेक्ट्रॉन, तो s इलेक्ट्रॉन सारे s काउंट कर लो, सारे s इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो। 7। सर Yes. 10। हाँ 10 हो जाएंगे ना, 2 2 4 2 6 10 कैसे होगा बेटा? 7 होंगे। 7 हो रहा है ना। हाँ टोटल s इलेक्ट्रॉन 7 होंगे, और टोटल d इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 5। 5। सर 5 होगा। एस का तो पहले ही है और दूसरे में 2 है। अच्छा ठीक है हाँ ठीक है। सिर्फ s मैंने वाले काउंट shell- करने हैं, जब नहीं सेल नहीं दिया गया नहीं, इन जनरल पूछा गया कि कितने इलेक्ट्रॉन s में, कितने इलेक्ट्रॉन। तो क्लियर है बेटा? किसी कोई डाउट Yes. तो नहीं है इसमें? कोई डाउट तो नहीं रह गया? कोई डाउट तो नहीं है इन टर्मिनोलॉजी में? नो सर। नो सर। ओके बेटा, तो ये देखो कुछ कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड जो क्वेश्चन थे आज हमने डिस्कस किया, और एक तरह से कॉन्फ़िगरेशन आपकी कंप्लीट होगी। सिर्फ एक और मेथड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन राइटिंग मुझे बताना है, जो चैप्टर के एंड में बताऊंगा। चैप्टर ये फिनिश हो चुका है, एक या दो टर्मिनोलॉजी बच गया, तो मस्टली नेक्स्ट क्लास में वी आर फिनिश द सेकंड यूनिट आल्सो। मंडे की क्लास में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में हम रिमेनिंग जो टॉपिक है, सिर्फ एक या दो टॉपिक बचे हुए हैं हमारे पास, शील्डिंग इफेक्ट, एंगुलर मोमेंटम निकालना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। उसके बाद जो है शॉर्टकट मेथड ऑफ राइटिंग द कॉन्फ़िगरेशन, ये सारा बेटा मंडे की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, और मंडे की क्लास में मस्ट प्रोबेबली ये कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर आपका। सो सेकंड चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा मंडे क्लास में। आप प्रॉपर अपने नोट को रिवाइज करके देख लो कि अगर आपका कोई भी पॉइंट ऐसा मिसिंग है तो मंडे की क्लास में जरूर पूछ लेना। और संडे को मैं मॉर्निंग 10 o'clock पे जो क्लास रख रहा हूँ, वो उन बच्चों के लिए जिनका फर्स्ट यूनिट मिस हो गया है, उनके लिए, ठीक है? तो उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस में रख रहा हूँ फर्स्ट यूनिट के लिए, जिसमें हम बिल्कुल बिगनिंग से फर्स्ट यूनिट दोबारा करेंगे। तो जिन्होंने कर रखा है उनको कोई परेशान नहीं होना है कि नहीं मुझे भी अटेंड करना है, ऐसा कोई नहीं है। अगर आपको इच्छा है, विश है, तो ठीक है कर सकते हो, बट कोई कंपल्शन नहीं है, ठीक है? क्योंकि उन्हीं बच्चों के लिए मैं कर रहा हूँ जिनका मिसिंग हुआ है फर्स्ट यूनिट। बाकी तुम्हारा चल ही रहा है सेकंड यूनिट, और बहुत अच्छे स्पीड से चल रहा है। आई थिंक कि हमारा सेकंड चैप्टर मंडे को फिनिश हो जाएगा, इसके बाद हम थर्ड चैप्टर में एंटर हो जाएंगे। आप लोगों के स्कूल में क्या अभी सेकंड यूनिट का आगे चल रहा है? कोई ऐसा बच्चा है जिसका सेकंड यूनिट से आगे चल रहा है स्कूल में? सर हमारे स्कूल